हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार आर्थिक समीक्षा एट ए ग्लेंस वाले जो वीडियो हमने 6 मिनट की अपलोड की थी, उसमें प्राइम फेस से आपको बहुत सारी चीज़ें हमने अवगत कराई थी। लेकिन आज के हम इस वीडियो में ए टू जेड 2021-22 की इकोनॉमी सर्वे है जो बिहार का, उसको कवर करेंगे। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप इकोनॉमी सर्वे से जितने भी तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर देने की स्थिति में होंगे। लास्ट ईयर भी हमने जब आपके साथ इकोनॉमी सर्वे साझा किया था बिहार का, तो आपने उसे काफ़ी पसंद किया था। लगभग 40,000 लोगों ने उसे देखा था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आएगा और परीक्षा उपयोगी। 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया है। इसके बाद हम डिटेल में देखते हैं इकोनॉमी सर्वे के आंकड़े को। वर्ष 21-22 का इकोनॉमी सर्वे है, वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। 25 फरवरी को वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे विधानसभा के पटल पर रखा था। सीरियल नंबर कितनी है? 16वां है। एक एक फैक्ट को आप याद रखते जाएं क्योंकि प्रश्न कहीं से बन सकता है। ई ऑप्शन है तो 1, 2, 3 और आपको ई ऑप्शन के साथ जो तथ्य हैं वो आपको एलिमिनेट करने में मदद करेंगे। अगर हम वर्ष 2020-21 में बिहार के जीएसडीपी की वृद्धि दर की बात करें तो मात्र 2.5% है। कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि भारत का इसी दौरान -7.2% है। जीएसडीपी के अगर साइज़ की बात करें तो 618.63 हज़ार करोड़ का है, जबकि एनएसडीपी वर्तमान मूल्य पे 566.47 हज़ार करोड़ का है। डिप्रिसिएशन को जब माइनस कर देते हैं जीएसडीपी में तो एनएसडीपी प्राप्त होता है। कांस्टेंट प्राइस पे अगर हम जीएसडीपी की बात करें तो 419.88 हज़ार करोड़ है। अगर आपने अभी तक इकोनॉमी सर्वे का बिहार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं किया है तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस पर जाकर वहाँ पे लिंक दी हुई है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। 554 पेज की पीडीएफ है। अगर इस बड़ी पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, लगभग 250 MB की फाइल है, तो इसकी ब्रीफ समरी भी दी गई है, उससे भी आपका काम चल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। चलिए, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आधार पर 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 34,314 रुपये था, जो कि 19-20 के 33,979 से थोड़ा अधिक था। यानी स्थिर मूल्य की जब भी हम बात करेंगे तो याद रखिएगा 11-12 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कितना रहा था? 33,000 था, 33,979 रुपये। कब भाई? तो 2019-20 में। 20-21 में कितना हो गया ये? 34,314 है। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, दोनों को अलग अलग करके याद रखिए। ये हो गया स्थिर मूल्य पे। अब हम देख लेते हैं वर्तमान मूल्य पे। वित्तीय वर्ष 19-20 में वर्तमान मूल्य पे था 49,272 रुपीज़, जो कि 2.5% बढ़कर 50,555 रुपये हो गया है एक करंट प्राइस पे। तो करंट प्राइस पे प्रति व्यक्ति आय पूछ लिया जाए तो 50,555 रुपये। एकदम अभी ही आराम से वीडियो के साथ ही अपने दिमाग में सेट करते जाइए। और अगर कांस्टेंट मूल्य पे पूछ लिया जाए तो 34,314 रुपये। और यही अगर 19 का पूछा जाए आपसे, 19-20 का, तो 33,979 रुपये कांस्टेंट प्राइस पे और 49,272 रुपये वर्तमान प्राइस पे। अब आपसे अगला पूछता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान कितना है, तो इसे भी देख लीजिए। P से हो गया प्राइमरी, S से हो गया सेकेंडरी और T से हो गया टर्सरी। 19.2% है प्राइमरी का, सेकेंडरी का है 19.5% और टर्सरी का है 61.2%। अब हम कंपैरिजन अगर आप करना चाहें तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक सेक्टर का योगदान 22.1% था 2016-17 में, जिसमें लगातार गिरावट देखी गई और 20-21 में ये 22.1% से घटते घटते 19.2% पे आ गया। वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें भी गिरावट देखी गई और 16-17 में जहाँ 20.6% था
वहीं 2021 में 19.5% हो गया। अगर हम टर्सरी सेक्टर की बात करें तो इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, और जहां 16-17 में 57.3% था, वहीं 2021 में यह बढ़कर 61.2% हो गया। इतने आंकड़े याद रहें या ना रहें, आपको 3 आंकड़े याद रखने हैं कि 2021 में प्राइमरी सेक्टर का योगदान 19.2%, सेकेंडरी का योगदान 19.5% और टर्सरी का योगदान 61.2% है। चलिए, अगर हम वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में 38 जिलों के रैंकिंग में देखें तो 1.31 लाख रुपए के साथ पटना शीर्ष पर था, जबकि सबसे कम 0.1 लाख प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के साथ शिवहर जिला था, जो कि सबसे निचले पायदान पे था। अगर हम मल्टीपल की बात करें तो पटना जिले का प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर की तुलना में 7 टाइम्स है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुद्रास्फीति दर बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर भारत से अधिक थी। तो इस तथ्य को भी आप याद कर लीजिएगा। संचित निधि के खाते में उधार लेने के कारण जो लोक ऋण है कि देनदारी 2021 में कुल देनदारी का 78% है। साथ ही साथ 2020-21 में वेतन और पेंशन पर राज्य सरकार का कुल व्यय राज्य सरकार के राजस्व व्यय का 29.7% है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राज्य सरकार ने वेतन और पेंशन में कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया है, तो 29.7%। वर्ष 2020-21 में वेतन पर व्यय 2016-17 के 15,784 करोड़ से बढ़कर 21,842 करोड़ हो गया है। तो इस आंकड़े को भी आप एक बार देख लें। अब हम अगर कृषि और सहवर्ती क्षेत्र की बात करें, क्योंकि इस सेक्टर से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। गत 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र की वृद्धि दर 2.1% थी। एक बार याद रखिएगा एक चीज़ को कि इस बार इन्होंने आंकड़े की बड़ी जादुई दिखाई है, और चूंकि कोविड का वर्ष था तो उससे तुलना ना करके इन्होंने 5 साल की ग्रोथ रेट एक बार दिखलाया है। गत 5 वर्षों के दौरान उप क्षेत्रों में पशुधन की वृद्धि दर 10%, मत्स्य पालन की 7% थी। कुल मिलाकर 2020-21 के सकल राजगत मूल्यवर्धन यानी GSVA में इस क्षेत्र का योगदान 19% था। खदानों का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 17.95 लाख टन अनुमानित है। गत 3 वर्षों में यानी कि 2018-19 से 2020-21 में अनाजों के बीच चावल की वृद्धि दर 9.6%। ये आंकड़े याद रखेंगे आप। मक्का की 5%, और एक और भी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको VVI लगा लीजिएगा कि वर्ष 2012 से अब तक बिहार को कुल 5 बार कृषि क्रमण पुरस्कार मिल चुका है। तो अगर 2-3 ऑप्शन मिला के दे आपको, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि कृषि क्रमण पुरस्कार बिहार को कितने बार मिल चुका है, 5 टाइम्स। राज्य सरकार के 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है, और 17,000 एकड़ से भी अधिक फसल क्षेत्रों के लिए जैव C1 प्रमाण पत्र जारी किया गया है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का कार्यान्वयन कर रही है। 90% तक सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी कर रही है। किसके लिए भाई? तो बागवानी उत्पादन, छत पर बागवानी, बुनियादी अधिसंरचना निर्माण के लिए कृषक उत्पादक संगठनों को। ठीक है, तो आपसे परसेंटेज अगर पूछ लिया जाए इनका, तो आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐप है। डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए कृषि विभाग द्वारा एक नए मोबाइल ऐप बिहान की शुरुआत की गई। तो सबसे पहला तथ्य आपको क्या याद रखना है कि बिहान जो ऐप है ये किस विभाग के द्वारा जारी किया गया है? तो बिहार कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल उपयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। अभी यह सरकार से सरकार के बीच काम के मोड में है, जिसका आने वाले वर्षों में कृषकों के लिए भी विस्तार किया जाएगा।
आपको अगर ई गवर्नेंस पढ़ा होगा तो आपको G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का 4 सहकारिता मॉडल पता होगा। इसमें अभी जो बिहान ऐप है वो केवल गवर्नमेंट से गवर्नमेंट बेसिस पर काम कर रहा है। वर्ष 2019-20 में सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल संघनता 144% थी। तो इन दो तथ्यों को भी आप याद कर लेंगे। साथ ही साथ वर्ष 2020-21 में सिंचाई के विकास पर कुल व्यय 2114.87 करोड़ था। जब मैं कल MCQ आपके साथ साझा करूंगा तो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमी सर्वे से, उन प्रश्नों को भी रखूंगा तो आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ष 2020-21 में मछली के रिकॉर्ड 6.83 लाख टन उत्पादन के साथ राज्य मछली उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए वर्ष 2020-21 में 40.76 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इसके बाद बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में 115.01 लाख टन था। राज्य में मुर्गी पालन क्षेत्र का प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। कुल अंडा उत्पादन 32.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करते हुए 2016-17 के 111.17 करोड़ से बढ़कर 301.32 करोड़ हो गया है। यानी कि 2021 में अंडा का उत्पादन कितना हो गया है? 301.32 करोड़। इस आंकड़े को आप याद कर लेंगे। वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई, जिससे 46.22 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। फलतः चीनी प्राप्ति की दर 10% थी। तो अगर कभी MCQ में रेट पूछ ले कन्वर्जन रेट कितना है तो 10%। इसके बाद बिहार में 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, फूड प्रोसेसिंग और रिन्यूएबल एनर्जी है। इथेनॉल क्षेत्र में 32,454.16 करोड़ रुपए निवेश वाली 159 इकाइयों की प्रथम चरण की अनापत्ति प्राप्त हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 बनाई है। वर्ष 2020-21 में खाद्य प्रसंस्करण में 1661.28 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 10 टाइम्स है। स्टार्टअप नीति है, ये वाली प्रश्न मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। अगला है वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, यानी दोनों योजनाओं के लिए। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण 994.10 करोड़ रुपए से बढ़कर 1708.90 करोड़ हो गया है। इसका अर्थ है कि 5 वर्षों में 172% की वृद्धि दर्ज की गई है। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है, यानी कि ये चिंता का विषय है। इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। इस बार जो इकोनॉमी सर्वे है उसमें कुल 13 चैप्टर हैं, 13 चैप्टर्स हैं। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में 9.8% था। महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण बिहार में कितना था? 9.8%, जो संपूर्ण भारत के औसत से 24.6% कम था। शहरी विकास के मामले में महिला श्रमिक जनसंख्या अनुपात 7.8% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से 15.5% कम था। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62% था, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है? मात्र 46.4%।
बिहार में उच्च कुल प्रजनन दर को देखते हुए राज्य की आबादी में 46% बच्चे हैं और राज्य के उच्च निर्भरता अनुपात में इसका अच्छा खासा योगदान है। इसका रीजन इन्होंने बताया है कि आखिर क्यों इतनी डिपेंडेंसी है। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रम शक्ति के लिए 8.9% और महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। इसके बाद अगर हम सिवान और गोपालगंज जिलों में पासपोर्ट की मांग सर्वाधिक रही है बिहार में, अगर पूरी तरह से देखा जाए तो वर्ष 2016-17 में से 2020-21 के बीच 6,530 व्यक्ति पीड़ित हुए थे, जिन्हें बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार और शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय मुआवजा के बतौर 36.32 करोड़ रुपए दिए गए। अब अगर आपका ऑप्शनल LSW है तो इस तरीके के फैक्ट्स को आप याद कर लेंगे। एक BPSC से जुड़ा सवाल है, तो एक परीक्षा उपयोगी नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि वर्ष 2020-21 में बिहार लोक सेवा आयोग ने यानी BPSC ने 4,586 नियुक्तियों के लिए विज्ञापन दिए गए, जो विगत 4 वर्षों में सर्वाधिक थे। अगर हम अधिसंरचना और संचार की बात करें तो देश में परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण जहां देश में अन्य राज्यों में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, वहीं बिहार में इस सेक्टर का वृद्धि दर 10.3% है। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट डेटा है, तो आप इसे याद कर लेंगे। बिहार में इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या असाधारण रूप से यानी एक्सेप्शनली बढ़ी है, 234% वृद्धि दर्ज करते हुए 2015 में जहां 1.7 करोड़ थी, वहीं 2021 में 5.5 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो इस आंकड़े को आप याद कर लेंगे। वृद्धि कितनी हुई है? 234%, 5 वर्षों में, लगभग 5 या 6 वर्षों में। अब हम एनर्जी सेक्टर पे आ जाते हैं। यहाँ से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में जहां 203 किलोवाट आवर थी, वो 2020-21 में बढ़कर 350 किलोवाट पर आवर हो गई है। तो आपसे अगर पूछ ले कि 20-21 में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी है, तो 350 किलोवाट आवर है। 6 वर्षों में लगभग 72.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो 20-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। 4 वर्षों में वृद्धि की परसेंटेज की बात करें तो 45% है। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6,073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6,422 मेगावाट हो गई है। तो इन आंकड़ों को भी आप याद रखते जाएंगे। मार्च 2021 तक एक कंपनियां 2016-17 के यानी जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन और साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन, 103.4 लाख के बजाय 169.4 लाख से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रही थीं, जो 4 वर्षों में 63.8% वृद्धि को दर्शाता है। कितना हो गया उपभोक्ताओं की संख्या? 103.4 लाख के से बढ़कर 169.4 लाख। परसेंटेज कितनी है? 63.8%। घरेलू उत्पादों की संख्या 95 लाख से बढ़कर 153.26 लाख हो गई है। और इसमें कितनी वृद्धि है? ओवरऑल वृद्धि उसने बताया, फिर घरेलू उत्पादों का अलग है, उपभोक्ताओं का 61.3%। राज्य में अभी 13 लघु जल विद्युत परियोजना चालू हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है। तो इस वीडियो में हमने लगभग 7 जो चैप्टर थे 1 to 7 उनके जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे उनको कवर किया। जो बाकी आंकड़े हैं यानी चैप्टर 8 से लेकर 13 तक, उन आंकड़ों को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे,
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके लिए भी इतने आंकड़ों को बहुत लंबे समय तक झेलना बेहद मुश्किल है। तो इन चैप्टर से संबंधित जो MCQ हैं उन्हें हम कल वाले वीडियो में देख लेंगे। बाकी जो बचे हुए MCQ हैं तो इस यानी कि जो 8 से लेकर 13 तक वाली वीडियो जब अपलोड कर देंगे आपके साथ, इसके बाद हम उस पर बेस्ट MCQ को देख लेंगे। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियोस देखते हैं, व्यूअरशिप अच्छी जाती है, फिर भी सब्सक्राइबर की संख्या काफ़ी कम है। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मनोबल मिलता है कि हम आपके लिए लंबे और उपयोगी वीडियो दे सकें। धन्यवाद।